नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछली बार मैंने आपको सिकता वर्ग के बारे में बताया। अब मैं आपको इसमें क्षार वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्षार वर्ग में क्या क्या होता है, क्षार वर्ग किसे कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्षार वर्ग में क्षार वर्ग है, इसमें टंकण, बोरोक्स का अध्ययन करने जा रहा हूँ। क्षार वर्ग, संस्कृत नाम टंकण, हिंदी सुहागा, अंग्रेजी बोरोक्स, रासायनिक नाम सोडियम पायरोबोरेट, सोडियम पायरोबोरेट कहते हैं। रासायनिक सूत्र इसका Na2B4O7 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। आपेक्षिक घनत्व 1.69 से 1.72 है, काठिन्य 2 से 2.5 है। पर्याय टंकण, टंकन, टंक, टंग, द्रावक, टंकण क्षार, रंग क्षार, रंगद, लोहशोधन, स्वर्णशोधन, सौभाग्य, क्षारराज, रसघ्न, रसक्षार आदि इसके पर्याय हैं। इतिहास, संहिता काल में टंकण का उपयोग होता चला आ रहा है। संहिता काल से चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय तथा गद निग्रह आदि सभी ग्रंथों में इसके अनेक उपयोग और स्थलों का योग देखे जा सकते हैं। रसशास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्षारत्रय, क्षार पंचक, मित्र पंचक तथा द्रावक वर्ग में इसका प्रमुख स्थान रहा है। भारत को बुभुक्षित करने में हेतु विड एवं मुखकर द्रव्यों में यह प्रमुख है। जो टंकण है प्रमुख है। विभिन्न द्रव्यों के सत्वपातन हेतु भी यह एक आवश्यक द्रव्य के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। विविध रचनाभ आदि विषयों में आवश्यक रूप से इसे सम्मिलित किया गया है, जिससे यह एक प्रतिविष एंटीडोट के रूप में माना जाता है। टंकण एंटीडोट है। लगभग सभी रसग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। परिचय, यह एक प्राकृत खनिज रूप में तथा कृत्रिम रूप में प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाता है। यह श्वेत अथवा नीलाभ श्वेत है। नीलाभ श्वेत वर्ण का मणिभाकृति छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। यह क्षारीय स्वभाव का होता है। इसका मणि भी पारदर्शक होता है, किंतु वातावरण में की ऊष्मा आदि से संपर्क से अपारदर्शक चूने जैसा श्वेत हो जाता है। यह तिब्बत, नेपाल और ईरान के क्षारीय झीलों के किनारे जमे हुए दोनों दानों के रूप में पाया जाता है। यह जीवाणुनाशक के रूप में औषधियों में तथा श्रृंगार प्रसाधन के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। प्राप्ति स्थान इसका कश्मीर, तिब्बत, कैलिफोर्निया एवं बोरोक्स आदि झील एवं सल्स झील में प्राप्त होता है। खनिज रूप में हिमालय में तिब्बत प्रदेश में के निकट पाया जाता है। भेद, इसके रसग्रंथों में इसके दो भेद उपलब्ध होते हैं। टंकण श्वेत सामान्य और नीलकंठ टंकण नीलाभ श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ माना गया है। टंकण श्वेत को सामान्य माना गया है और नीलकंठ टंकण जो नीलाभ है उसको श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से दो भेद प्राप्त होते हैं। बाजार में यह सोनारी सुहागा तथा चौकिया सुहागा ऐसे दो प्रकार के मिलते हैं। इसमें सोनारी सुहागा श्वेत क्षारीय स्वभाव वाला मणिभाकृति एवं बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलता है। यह औषधि कार्य के लिए उत्तम होता है। अशुद्ध टंकण से हानि क्या हो सकती है? अशुद्ध टंकण के सेवन से
वांति भ्रांति उत्पन्न होती है। वांति भ्रांति मतलब वमन जैसी स्थिति, भ्रांति चक्कर आना ऐसी स्थिति होती है। अतः शोधन करने के बाद इसका उपयोग करना चाहिए। शोधन टंकण निर्मलीकरण किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि 1 भाग टंकण को चूर्ण कर 24 भाग जल में घोलकर स्वच्छ वस्त्र या फिल्टर पेपर से छानकर अग्नि पर चढ़ाकर द्रव्यांश जलीयांश को उड़ा दें। जब कुछ गीला रह जाए तो उसे धूप में सुखा लें। इससे स्वच्छ सुहागा प्राप्त हो जाता है। सुहागा प्राप्त होने का तरीका क्या है शुद्ध करने के लिए कि स्वच्छ 1 भाग टंकण को चूर्ण लेकर उसमें 24 भाग, मतलब जैसे 1 भाग का मतलब 1 किलो टंकण है तो 24 kg पानी होना चाहिए। 24 kg पानी में घोलकर उसको स्वच्छ वस्त्र से छानकर फिल्टर पेपर छान करके अग्नि पर द्रव्यांश जलीयांश उड़ा दें, मतलब पूरा जलीयांश है जो उड़ा दें और हल्का गीला रहने पर उसको धूप में सुखा करके प्राप्त कर लें। इससे शुद्ध सुहागा प्राप्त हो जाएगा। टंकण शोधन 2 नंबर विधि, सुहागे को चूर्ण करके लोहे की कढ़ाई में तेज अग्नि पर चम्मच को हिलाते हुए भूनें। जलीयांश के नष्ट होने पर सुहागा लावा की तरह फूल जाता है। इसे स्वांगशित होने पर चूर्ण कर लें। यही शुद्ध सुहागा है, इसको प्राप्त कर लें। टंकण मात्रा 1 से 2 रत्ती तक अनपान, मधु, घृत और विविध रोगों में। गुणकर्म, यह रस में क्षारीय, गुण में रोग से तीक्ष्ण, गुरु एवं वीर्य में उष्ण होता है। ये लेखन, रेचन, अग्निकर, विषदोष दूर करने वाला, हरने वाला, हृदय, द्रावी, विषग्न, वर्ण, आर्तवजनन, स्वर्ण, रौप्य शोधन एवं अखिल धातु वेदी है। अखिल धातु सभी जगह धातुओं का वेदन करने वाला है। यह उत्तम कफ निसारक है। उत्तम कफ निसारक माना जाता है। जठराग्नि प्रदीपक है, पित्तकारक है, मूढ़गर प्रवर्तक है तथा वात रोग, काश रोग, श्वास, विष, आदिमान तथा नाना प्रकार के व्रणों को नाशक है। सभी प्रकार के व्रणों को शोधन आवश्यक है। अस्मरी, अतिसार एवं स्थावर विष का नाशक है। योग, आनंद भैरव रस, मृत्युंजय रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, सन्निपात भैरव रस, सर्वांग सुंदर रस, सिद्ध प्राचुर रस और कनक सुंदर रस आदि इसके योग कहे गए हैं। इन योगों के द्वारा इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन बताया गया है। इसके बाद में आपको इसी अध्याय में अगले जो क्षार वर्ग है उसमें आपको यवक क्षार, पोटेशियम साल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको क्षार वर्ग में ही है। नाम संस्कृत में यवक क्षार, हिंदी में जवाखार, अंग्रेजी में पोटेशियम साल्ट कहते हैं। मिक्सचर ऑफ पोटेशियम साल्ट। पर्याय में यवक क्षार, यवज, यवशूकज, यवाग्रज, पवनालज, शुक्रज, पाक्य आदि है। इतिहास, चरक के काल से यवक क्षार का प्रयोग चिकित्सा में होता चला आ रहा है। सुश्रुत ने क्षार वर्ग व क्षार निर्माण विधि का विस्तृत विवेचन मिला है। रसग्रंथों में क्षारत्रय, क्षार पंचक एवं क्षाराष्टक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है तथा विविध रस कर्मों एवं चिकित्सा में इसका उपयोग बतलाया गया है। परिचय, यह पके जौ की बालियों तथा डंठल को तोड़कर सुखाकर जलाकर क्षारपाक विधि से प्राप्त किया जाने वाला श्वेत क्षार है। यवक क्षार श्वेतवर्ण, दानायुक्त, चूर्ण रूप तथा क्षार और पित्त आस्वाद युक्त होता है। इसमें प्रधानतः पोटेशियम क्लोराइड 50.8, पोटेशियम सल्फेट 20.2 तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट 6.8% होता है। यह पोटेशियम लवणों का मिक्सचर है। निर्माण विधि, जौ के पंचांग या डंडी को जलाकर इसकी भस्म कर लें। जौ के पंचांग को इसे एक स्वच्छ पात्र में 8 गुने जल में घोल लें। कुछ समय तक इसे स्थिर कर रहने दें। पश्चात ऊपर के जल को नितार लें। नितारे हुए जल को मोटे वस्त्र से 7 बार छान लें। पश्चात अग्नि पर पकावें।
और जब गाढ़ा होने लगे तब अग्नि पर पृथक कर धूप में रखकर सुखा लें और एकत्र कर लें। यही यवक्षार है। इस प्रकार यवक्षार प्राप्त किया जाता है। इसकी मात्रा 3 रत्ती से 10 रत्ती तक अनपान जल या दूध से देवें। गुणकर्म में यह रस में कटु है, वीर्य में उष्ण है, वीर्य में उष्ण वीर्य है, सर है तथा कफवात, हृदरोग, पांडुरोग, ग्रहणी, प्लीहा और यकृत वृद्धि, आनाह, गर्भग्रह, कफजकाश, अर्श, उदरशूल, अश्मरी, मूत्रकच्छ, विबंध, गुल्म और विष दोष नाशक है। इतने प्रकार की बीमारियों में काम आता है। यह दीपन है, पाचन है तथा कोष्ठ जलगत वायु को निकालता है। मूत्रकच्छ मेदजन्य व्यसन शोथनाशक है, श्वेत प्रवर्तक है और ये मूत्रल है। इस प्रकार की व्याधियों को ये ठीक करने वाला है। इस प्रकार से इसका वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसके पश्चात इसी अध्याय में मैं आपको आगे स्वर्जिका क्षार, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम साल्ट, सर्जिका क्षार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी क्षार वर्ग में आता है। नाम संस्कृत में सर्जिका क्षार है, सुवर्चिका है, हिंदी में सज्जीघार बोलते हैं इसे। पर्याय स्वर्जिका, सुवर्चिका, सर्जी, सुवर्चक, कपोत, रुचक, सुवर्चल, सुवर्ची, सर्जिका क्षार आदि है। इतिहास संहिता काल में उपयोग होता आ रहा है। संहिता काल से इसका उपयोग होता आ रहा है। चरक सुश्रुत में अनेक प्रकार के प्रयोग स्थल देखे जाते हैं। परिचय पंजाब एवं सिंध में तथा में लावा नामक क्षारयुक्त वनस्पतियों को जलाकर सज्जिक क्षार बनाते हैं। यह भी पोटेशियम साल्ट का ही एक मिक्सचर होता है। निर्माण विधि, इसकी निर्माण विधि क्या है? उष्टप्रिया यानी छोटी दुर्लभा, औषधि का नाम है उष्टप्रिया, छोटी दुर्लभा इसका पर्याय है। पंचांग को धूप में सुखाकर जलाकर सफ़ेद राख बना लें। इस राख को स्वच्छ पात्र में 8 गुने पानी में घोलकर कुछ देर छोड़ दें। तत्पश्चात ऊपर की स्वच्छ जल नितार कर एक स्वच्छ मोटे वस्त्र से 7-8 बार छान लें। उस छने हुए जल को स्वच्छ पात्र में अग्नि पर चढ़ाकर जलियांश सुखा लें। गाढ़ा होने पर अग्नि से पृथक कर सुखा कर रख लें। इसमें श्वेत वर्ण का सर्जिका क्षार प्राप्त होता है। वो जो प्राप्त होता है उसे ही सर्जिका क्षार कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्षार की निर्माण विधि है। यह क्षार की निर्माण विधि भी इसी प्रकार की होती है। इसी प्रकार से सर्जिका क्षार के निर्माण, सभी क्षारों की निर्माण विधि यही होती है। पहले इसको जल में घोल लें, छोड़ दें, नितार लें, कपड़े छान लें। अनेक बार छानने के बाद में उसको अग्नि पर पकावें। गाढ़ा होने पर उसको छोड़ दें और फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसको धूप में रखकर सुखा लें। इस प्रकार से सर्जिक क्षार या यव क्षार को प्राप्त करें। क्षार जितने भी हैं ये इसकी निर्माण विधि इसी तरह बनाई जाती है। मात्रा इसकी है 1 से 12 रत्ती तक अनुपान मधु, जल और दूध से दे सकते हैं। गुणकर्म रस में कटु है, वीर्य में उष्ण है तथा गुण में तीक्ष्ण है, रुक्ष एवं लघु है। यह क्लेदन करने वाला है। क्लेदन करने वाला मतलब गीलापन करता है, क्लेदन करता है। पाचक है, ग्रंथि और व्रण शोथ को का विदारण करने वाला है। ग्रंथि कोई भी गांठ हो या व्रण शोथ हो, कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो, शोथ हो रहा हो, उसमें उसका विदारण करने वाला, उसको फाड़ने वाला, उसको फोड़ने वाला है, उसको लगाने के बाद फोड़ने वाला है। इस क्षार का लेप करने के बाद दाहक करने वाला है, दाह जलन भी करता है ये लगाने पर। दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। छेदन है, छेदन करता है, उसको फाड़ता है। भेदन और छेदन दोनों काम करता है। और अग्नि तुल्य है, अग्नि के समान दाह करने वाला है, अग्नि तुल्य माना गया है, इसे अग्नि के तुल्य कहा गया है। सर्जिक क्षार और यव क्षार उष्णवीर्य तथा कफ दोनों ही, सर्जिक क्षार और यव क्षार दोनों ही उष्णवीर्य हैं। कफ, विबंध, अर्श, गुल्म, प्लीहा वृद्धि का नाश करने वाले होते हैं। मतलब कफ के निस्सारक हैं, कफ को खत्म करते हैं, विबंध को ठीक करते हैं, अर्श को ठीक करते हैं, गुल्म को ठीक करते हैं और प्लीहा वृद्धि को नाश करने वाले दोनों ही क्षारों को बताया गया है। सर्जिक क्षार तीक्ष्ण, कटु,
उष्ण पाचन, वायु प्रकोपनाशक, वायु का प्रकोप को नाश करने वाला, श्वास काश नाशक है, अग्नि प्रदीपक है, गुल्म एवं आध्मान रोग नाशक है, बाह्य प्रयोग में व्रण के लिए लाभकर है, उदर रोग तथा कृमिनाशक है। उदर रोग में कृमि का नाशक है अंदर आभ्यंतर प्रयोग के लिए, और बाह्य प्रयोग में ये व्रण के लिए अत्यंत लाभकारी है। व्रणों इसके घोल से व्रणों को धोने से व्रण का लेखन, रोपण और निर्मलीकरण होता है। व्रणों के लिए अत्यंत बहुत ही उपयोगी क्षार है। इस प्रकार से इनका अध्ययन आपको क्षार वर्ग का भी पूरा किया। धन्यवाद, नमस्कार।